हेलो एस्पिरेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में, जो कि 1936 से 43 एडी तक रहे थे। क्योंकि पिछले क्लास में हमने भारत के वाइसरॉय में पीछे पढ़ लिया था विलियम बेंटिक को, इन सबको, और बच गए थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो हम सब पढ़ने वाले हैं लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जो लॉर्ड लिनलिथगो थे 1936 से 44 तक ये भारत के वाइसरॉय रहे 8 साल की अवधि तक। कांग्रेस मंत्रालय को इसने इस्तीफा दिया और भारत में भारतीय भागीदारी का विरोध किया। युद्ध में भारतीय की भागीदारी का क्या क्या विरोध किया। बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में इसके काल में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा फॉरवर्ड वॉर ब्लॉक में दिया गया। इसी के काल में सुभाष चंद्र बोस इसके काल में फॉरवर्ड वॉर ब्लॉक में क्या करते हैं, इस्तीफा देके फिर ये यहाँ से भारत से पलायन कर लेते हैं। उसके बाद इसी के काल में जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत आते हैं। आंग्ल चार्टर 1940 आता है, अगस्त ऑफर 1940 में आता है। इसके बाद बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना करता है ये लिनलिथगो। उसका क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है इसी के काल में, और 1943 में काल में क्या होता है, बंगाल में अकाल पड़ता है। बात करें लॉर्ड वेवेल की, तो लॉर्ड वेवेल 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 तक भारत का वाइसरॉय रहता है। 1943 में बंगाल में महाअकाल पड़ता है इसके काल में। उसके बाद इसी के काल में 1944 में राजगोपालाचारी फॉर्मूला देते हैं। उसके बाद शिमला सम्मेलन होता है 1945 में। 1946 में कैबिनेट मिशन बैठता है, और 1946 में ही क्या होता है, सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार जापान आत्मसमर्पण करती है और द्वितीय विश्व युद्ध का निष्कर्ष निकलता है इसके लॉर्ड वेवेल के काल में। आगे बात करें हम लोग लॉर्ड माउंटबेटन की, तो लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 एडी तक रहे। 22 फरवरी 1947 से अगस्त 1947 तक रहे। ये जो थे ये भारत के अंतिम वाइसरॉय थे। 15 अगस्त 1947 और 21 जून 1948 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे भारत के। उसके बाद ये बने विभाजन समिति और विभाजन परिषद का गठन किया इन्होंने, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी इनके काल में ही लाया गया। भारत और पाकिस्तान दो प्रभुत्व के रूप में अलग अलग उभरे इसके काल में। अब बात करें हम लोग 1857 से पहले एवं उसके बाद के ब्रिटिशों के खिलाफ जो विद्रोह हुए, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो इसके राजनीतिक धार्मिक आंदोलन क्या रहे। इसमें निर्वासित शासकों के विद्रोह और निर्वासित शासकों के आश्रितों के द्वारा किए गए आंदोलनों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक धार्मिक आंदोलन की। तो देखिए इसमें कौन कौन से आंदोलन हुए। फकीर विद्रोह हुआ कहाँ पे, बंगाल में। सन्यासी विद्रोह बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में। बहावी ईरान से लेके ये पटना तक हुआ था। कूका विद्रोह पंजाब। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले बात करें फकीर विद्रोह की, तो फकीर विद्रोह बंगाल में 1776 में शुरू हुआ। ये किसके खिलाफ था, ये ब्रिटिश के नीति के खिलाफ था, ब्रिटिशों के नीति के खिलाफ था। इसके जो प्रमुख नेता थे वो मजनू शाह थे, और बाद में इसके जो समर्थक बने भवानी पाठक, देवी चौधरानी, और इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स। 1777 में इसने क्या किया, फकीर विद्रोह को दबा दिया। आगे बात करें सन्यासी विद्रोह की। सन्यासी विद्रोह बंगाल में 1770 ईस्वी में हुआ था। इस टाइम बंगाल जो था वो क्या था, अकाल से प्रभावित था। पवित्र स्थानों पर यात्रा कर क्या किया इसने, लगाया सन्यासियों के यात्रा कर लगाए सन्यासियों पर। उसके बाद शंकराचार्य के अनुयायी थे कौन, ये जो सन्यासी थे ये कौन थे, शंकराचार्य के अनुयायी थे। बंगाल, अवध, राजपूत एवं मराठा के जो शासक थे उनका समर्थन सन्यासियों को प्राप्त हुआ और उसने विद्रोह किया। विद्रोह की जो चर्चा है वो आनंद मठ में, आनंद मठ उपन्यास जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ उपन्यास है, इसमें सन्यासी विद्रोह का क्या किया गया है, डिटेल से चर्चा किया गया है। अब बात करें हम लोग पागलपंथी विद्रोह की, तो ये 18वीं सदी के
अंतिम चरण में शुरू होता है। इसके जो मुख्य नेता थे वो कड़मशाह थे। धार्मिक संतों का क्या था? पागलपंथी विद्रोह धार्मिक संतों का एक संप्रदाय था। ये उत्तर और पूर्वी एवं बंगाल के जो क्षेत्र थे, उत्तर पूर्वी एवं बंगाल के जो क्षेत्र थे उसमें क्या हुए? ज्यादा विस्तृत थे। करमशाह की मृत्यु के बाद टीपू क्या करता है? 1813 में जमींदारों के खिलाफ ये विद्रोह करता है। 1840 में ब्रिटिश इसे दबा देते हैं और इस विद्रोह का अंत हो जाता है। उसके बाद फिर होता है कूका विद्रोह, जो कि 1840 से 60 तक चलता है। यहाँ ये कहाँ पे होता है? ये पंजाब में होता है। पंजाब में कहाँ पे? पश्चिमी पंजाब में। और इसके जो नेता है वो कौन है? भगत जवाहर मल। और भगत जवाहर मल को शियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। कूका विद्रोह में क्या होता है? हार जाते हो तो उसके बाद पंजाब का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इसका जो उद्देश्य है कूका विद्रोह का क्या है? जाति प्रथा का अंत करना। क्या है? जाति प्रथा का अंत करना। इसके बाद जवाहरमल की मृत्यु के बाद बालक सिंह ने क्या किया? इस विद्रोह को नेतृत्व दिया और इसके जो सबसे प्रसिद्ध नेता थे वो राम सिंह कूका थे, जिसे रंगून निर्वासित कर दिया गया और 1860 में पूर्ण रूपेण इस विद्रोह को दबा दिया गया। आगे बात करते हैं हम लोग बहावी आंदोलन के बारे में। तो जो बहावी आंदोलन है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक रहा। ये क्या है? ये एक प्रकार का मुस्लिम सुधार आंदोलन है। इसके जो नेता थे वो अब्दुल बहावी थे और संस्थापक भी अब्दुल बहावी थे। ये उत्तर पश्चिमी भारत नेता जो थे इस आंदोलन के उत्तर पश्चिम में जो भारत में नेता थे वो थे सैयद अहमद राय बरेली। कौन? सैयद अहमद राय बरेली। इसकी मृत्यु 1831 में हो जाती है, जिसके बाद बहावी आंदोलन का केंद्र पटना बन जाता है। पटना क्या बनता है? केंद्र बन जाता है। बात करें सैयद अहमद कौन थे? ये पंजाब में इस्लाम की स्थापना का प्रयास कर रहे थे और 1830 में इसने क्या पेशावर पर अधिकार कर लिया। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति, भारत से ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति। दूसरा क्या था? भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। लेकिन ब्रिटिशों ने इसे भी 1860 ईस्वी में पूर्ण रूपेण दबा दिया। आगे बात करें 1857 की क्रांति के, तो इस क्रांति के क्या कारण रहे हैं? शुरुआत क्यों हुआ? इसका विस्तार कहाँ तक है? और सफलता के क्या कारण रहे? विद्रोह का क्या परिणाम रहा और क्या महत्व है? हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें क्या बात करने वाला है? कारण में राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, प्रशासनिक कारण एंड सैन्य और तात्कालिक कारण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें राजनीतिक कारण की, तो राजनीतिक कारण क्या हुआ? वास्तव में जब डलहौजी का आगमन हुआ उसी टाइम से ये हुआ, क्योंकि जो डलहौजी है वो आते ही 1848 में क्या किया? उसने राज्य हड़प की नीति शुरू की, जो कि इसका एक मुख्य कारण बना। बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ने का आदेश दिया। ये भी क्या, उस टाइम जो बहादुर शाह जफर था वो भारतीयों का क्या था? शासक था। तो उसे छोड़ने का, लाल किला छोड़ने का जो आदेश दिया तो क्रोधित हुआ और विद्रोह करने के लिए तैयार हुए। नवाब और राजा की उपाधि भी इसने क्या की? समाप्त कर दी। पेंशन भी जब्त कर लिया। नाना साहेब का भी पेंशन क्या कर लिया? जब्त कर लिया। कैसे? कहा कि जो है ये बाजीराव द्वितीय के पुत्र नहीं थे, इन्हें अडॉप्ट किया गया है और इन्हें कोई भी क्या मिलेगा? शासन करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, इसलिए इनका क्या करते हैं? पेंशन भी जब्त कर लेते हैं। अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लेते हैं। क्या करते हैं? अवध पर कुशासन का आरोप लगाते हैं और फिर उसका भी अधिग्रहण कर लेते हैं। आगे बात करें सामाजिक धार्मिक कारण की। जो सामाजिक धार्मिक कारण है इसमें क्या किया गया? धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856 लाया गया। क्या लाया गया? धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856। इस अधिनियम के तहत क्या होता था? अगर कोई शासक है और उसका पुत्र ईसाई धर्म में परिवर्तित होता है तो उससे संपत्ति का अधिकार नहीं छीना जाएगा, बल्कि अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेता है फिर भी उसे अपने पिता की संपत्ति में क्या होगा? अधिकार मिलेगा। तो इसका भी क्या किया? यहाँ के शासकों ने विरोध किया, लोगों ने विरोध किया। फिर ये क्या लाए? सती प्रथा
निषेध अधिनियम 1829 में क्या लाए, सती प्रथा निषेध अधिनियम। इससे जो है ये भारतीय गुस्सा गए, क्योंकि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने लगे हैं, क्योंकि सती प्रथा हमारा परंपरा है और हम इसमें धर्म में क्या करने हैं, हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दे सकते। ये भी एक मुख्य कारण रहा। ईसाई मिशनरियों ने धर्म फैलाने की कोशिश की संपूर्ण भारत में। क्या कि ईसाई मिशनरियों ने धर्म फैलाने की कोशिश की। इसके बाद बात करें आर्थिक कारण की, तो आर्थिक कारण में क्या सब रहा, कृषि का पिछड़ापन, भू राजस्व नीति के द्वारा जो भारत में शोषण किया जा रहा था वो भी, कर की ऊंची दरें, व्यापार का पिछड़ापन, धन का निष्कासन और बार बार जो अकाल पड़ रहे थे वो, भारतीयों के आत्मनिर्भरता, भारतीय गांव जो थे उनकी आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया, हथकरघा उद्योग को समाप्त कर दिया। बात करें सैन्य कारण की, सैन्य कारण में क्या रहा, भारतीय एवं यूरोपीय के बीच असमानता, भोजन को लेकर, वस्त्र को लेकर, वेतन को लेकर, सेवा स्थल या पद को लेकर, सैन्य स्तर पर क्या क्या इनके साथ भेदभाव किया, जो कि एक कारण बना 1857 की क्रांति का। आगे बात करें तात्कालिक कारण की, तो तात्कालिक कारण में क्या रहे, चर्बी वाले कारतूस। ऐसा कहा गया कि जो इनफील्ड राइफल बनाया गया इनके द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा, तो इसमें क्या किया गया, कारतूस लगाए गए। कारतूस में क्या था, गाय एवं सुअर के चर्बी थे, और गाय क्या था, हिंदुओं के लिए माता मानी जाती थी और ये इनके लिए विरोध का कारण बन गई। उसके बाद बात करें 29 मार्च 1857 को बैरकपुर बंगाल में जनरल बाग और ह्यूजसन थे। 1857 में बैरकपुर बंगाल में इनकी क्या कर दी गई, मंगल पांडे के द्वारा हत्या कर दी गई। और 1856 में कैनिंग का आगमन हुआ। तात्कालिक कारण की बात करें, प्रशासनिक कारण की बात करें तो कंपनी की नीतियां जो रही हैं, ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली जटिल एवं महंगी थी, इसीलिए ये कारण बनी। न्यायिक प्रणाली में भेदभाव किया जाता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो भारतीयों को क्या कहते थे कि जो भारतीय है ये बेईमान और वो अकुशल हैं। क्या बताया, अकुशल और बेईमान बताया गया भारतीयों को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। जो विद्रोह की वास्तविक तिथि थी वो कितनी थी, 31 मई 1857 को जो थी विद्रोह की तिथि घोषित की गई थी। और इस विद्रोह का जो प्रतीक था क्या था, रोटी और कमल का फूल था। बात करें लेकिन इस विद्रोह का जो शुरुआत है पहले के टाइम से पहले ही हो गया, जिसके कारण ये असफल रह गई। विद्रोह की शुरुआत मेरठ के जो नेता कदम सिंह थे उन्होंने किया था। 11 मई को कदम सिंह दिल्ली पहुंचते हैं और वहां जो है बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता और भारत का बादशाह घोषित करते हैं। और इस टाइम बख्त खान भी बहादुर शाह जफर के साथ रहते हैं इस युद्ध में। इस जो विद्रोह है, ये विद्रोह इसका विस्तार कहाँ तक है, तो देखिए इसका विस्तार 11 मई को दिल्ली में हुआ, 4 जून को लखनऊ में, फिर झांसी ग्वालियर में, फिर कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर और ऐसे अन्य जगह थे जहाँ पे बिहार में भी हुआ कुंवर सिंह जी के साथ। आगे बात करें असफलता के कारण क्या रहे हैं, तो देखिए एकता की कमी थी। क्या थी यहाँ पे, भारतीय जो शासक थे उनके बीच एकता की कमी थी, संसाधनों का अभाव था, इनके पास योजना का अभाव था, युद्ध कैसे करेंगे इस योजना का अभाव था, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, समन्वय की कमी थी। दूसरा, जितने भी उच्च वर्ग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे, उन्होंने भाग नहीं लिया था। जो भारतीय शासक थे उन्होंने भी इसमें क्या किया, अधिकतर भारतीय शासकों ने भाग नहीं लिया था। जैसे कि दक्षिण भारत के जितने भी शासक थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया इस विद्रोह में। महारानी विक्टोरिया की, जिसके बाद महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा आती है 1 नवंबर 1858 को। ये उद्घोषणा महारानी को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के दरबार में पढ़कर सुनाया जाता है। जो है इसमें क्या किया जाता है, इस उद्घोषणा के अनुसार भारत का शासन कंपनी से लेकर महारानी के हाथ में सौंप दिया जाता है। जो राज्य हरत की नीति डलहौजी लागू करता है उसको समाप्त किया जाता है। साम्राज्य विस्तार को बंद किया जाता है। किसको, साम्राज्य विस्तार को बंद किया जाता है। भारत में सुधार लाया जाता है। आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार से सुधार किए जाते हैं। पील कमीशन लाया जाता है। पील कमीशन के अंतर्गत क्या किया जाता है, भारतीयों को संगठित किया जाता है और जो यूरोपीय सैनिक है उसको क्या किए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं।
बात करें आगे, रॉयल कमीशन लाया जाता है। रॉयल कमीशन में क्या किया जाता है, भारतीय सेनाओं को जाति व उसके धर्म के आधार पर बांटा जाता है और यहीं से ये शुरुआत करते हैं फूट डालो और राज करो की नीति। उसके बाद बात करें तो उच्च न्यायालय की स्थापना करते हैं। 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना करते हैं, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। बात करें इसके बाद सिविल सेवा में भारतीयों को प्रवेश देते हैं। उद्घोषणा के बाद से गवर्नर जनरल को वाइसराय में परिवर्तित करते हैं। और आगे बात करें हम लोग इस विद्रोह की प्रकृति क्या थी। इस विद्रोह की प्रकृति जो थी, वीडी सावरकर जी कहते हैं कि इस विद्रोह का प्रकृति स्वतंत्रता संघर्ष था, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था। आरसी मजूमदार और जॉन सीले कहते हैं कि एक प्रकार का क्या था, सिपाही विद्रोह था। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भारतीयों के क्रोध के कारण क्या हुई थी, ये विद्रोह शुरू हुई थी। टी.आर. होम्स कहते हैं कि ये सभ्यता एवं बर्बरता के बीच क्या था, एक युद्ध था। सभ्यता और बर्बरता को लेकर एक युद्ध था। आगे बात करें हम लोग विद्रोह के महत्व की बात करें तो जो विद्रोह का महत्व है, क्या हुआ इस विद्रोह के बाद, क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना उजागर हुई। जो जिसकी कमी थी इस विद्रोह के टाइम वो क्या हुई, उजागर हुई। 1857 के बाद आर्थिक और प्रशासनिक सुधार हुए और इसी टाइम 1858 में चार्टर एक्ट आया। हिंदू मुस्लिम एकता देखा गया। इसमें 3 अधिनियम फिर पारित किए गए, एक भारतीय परिषद अधिनियम, दूसरा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और तीसरा भारतीय सिविल सेवा अधिनियम। आप इसको अच्छे से याद करिएगा, इसके डेट को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्वेश्चंस में पूछ सकता है आपको ऐसे क्वेश्चन। बात करें भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, तो हम जानते हैं कि प्राचीन काल से हमारा जो भारत है वो समृद्धशाली है। शिक्षा के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से क्या रहा है, समृद्धशाली रहा है। बात करें प्राचीन काल में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, सोनपुरा और उदंतपुर जैसे हमारे पास विश्वविद्यालय रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम धर्म और ज्ञान की बात नहीं बल्कि दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र, तर्क एवं विज्ञान में, गणित में बहुत ही निपुण थे, तभी तो आर्यभट्ट जी रहे, अन्य विद्वान रहे। बात करें मध्यकाल की तो मध्यकाल में जो है शिक्षा धर्म आधारित हो गया, इसीलिए इसे क्या कहता है, अंधकार का युग कहते हैं। इसमें तर्क और विज्ञान का लोपन हो गया। मकतब और मदरसे स्थापित होने लगे। मकतब क्या है, मकतब में बच्चे जो होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है और मदरसे में हायर क्लास की शिक्षा, उच्च वर्ग की शिक्षा दी जाती है। आगे बात करें आधुनिक काल में तो आधुनिक काल में क्या हुआ, 1757 के बाद कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित होता है जिसमें अरबी और फारसी पढ़ाया जाता है। किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया जाता है। और देखिए आधुनिक काल में ब्रिटिशों के द्वारा प्रयास किए जाते हैं भारत में विकास के लिए शिक्षा की तरफ। क्या किया जाता है, जो ब्रिटिश अधिकारी थे जोनाथन डंकन, उनके द्वारा वाराणसी में 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है और 1813 के अधिनियम के द्वारा क्या करते हैं, ब्रिटिश के द्वारा क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है कि वो भारतीय शिक्षा पर क्या करेंगे, 1 लाख रुपए खर्च करेंगे शिक्षा पर। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उससे पहले ही आंग्ल प्राच्य विवाद शुरू हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग देखिए क्या हुआ, 1830-35 के बीच आंग्ल प्राच्य विवाद शुरू हो गया। क्या हो गया, आंग्ल प्राच्य विवाद शुरू हो गया। इसमें शिक्षा का माध्यम इंग्लिश और स्थानीय भाषा रखने को बोला गया। इसके बाद विलियम बेंटिक लोक शिक्षा समिति आती है। उसमें जो अध्यक्ष है मैकाले को बनाया जाता है और लोक शिक्षा समिति एक रिपोर्ट तैयार करती है। मैकाले भी इसमें करता है। मैकाले लोक शिक्षा समिति के तहत से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसका नाम होता है मैकाले मिनट। मैकाले मिनट में कहा जाता है कि जो शिक्षा का माध्यम है वो इंग्लिश ही रहेगा। लेकिन विलियम बेंटिक कहते हैं कि क्या हम इस तरीके से अगर शिक्षा का माध्यम इंग्लिश रखा जाए तो क्या ये सारे भारतीयों को दे पाएंगे, नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, जो मैकाले वो शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। इससे कहता है कि पहले उच्च वर्गों को शिक्षा दो, छन छन कर ये क्या हो जाएगी, निम्न वर्गों तक अपने आप ही पहुंच जाएगी। और इसे ही हम क्या कहते हैं, शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत।
इसके बाद बात करें तो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसके बाद ऑकलैंड भारत आता है और ऑकलैंड क्या करता है, मैकाले मिनट का प्रतिपादन करता है। हमने ये ऑकलैंड में आपको बताया है पिछले क्लास में। बात करते हैं आप लोग शिक्षा के विकास का। जो द्वितीय चरण रहा है वो डलहौजी के काल में वास्तविक रूप से रहा है। तो देखते हैं डलहौजी के काल में क्या रहा है शिक्षा का द्वितीय चरण शुरुआत। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच एक आता है क्या चीज़ है ये अधिनियम, चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर इसके बाद 1882 में हंटर आयोग का गठन होता है। उसके बाद 1902 में रैले कमीशन आता है। रैले कमीशन क्या करता है, विश्वविद्यालय को सरकारी करने का आदेश देता है। सैडलर आयोग 1917 में आता है। वर्धा योजना महात्मा गांधी जी लाते हैं। उसके बाद बात करें सैडलर आयोग के सिफारिश पर मैसूर, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालयों का निर्माण होता है। आगे बात करें हम लोग ब्रिटिश शिक्षा के क्या प्रावधान रहे हैं। तो देखिए ब्रिटिश शिक्षा के प्रावधान क्या हैं, तो विज्ञान की शिक्षा, ये क्या करते थे, विज्ञान की शिक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा देते थे। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग थे। भारत में क्या था, शिक्षित मध्यम वर्ग। तर्क और बौद्धिकता इसका आधार था। बात करें भाषा जो है अंग्रेजी को प्रश्रय दिया गया। शिक्षा में भारत में स्थानीय भाषा को बढ़ाया गया। फिर शिक्षा में महिला और महिला शिक्षा के जो समर्थक थे वो थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रमाबाई, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, गोपाल हरि देशमुख, विवेकानंद। लोकतांत्रिक मूल्य की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, समानता, बंधुत्व और क्या जाता है, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, ये सब इसमें आ जाता है। आगे बात करें भारतीय समाचार पत्र की, कौन कौन से समाचार पत्र रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला समाचार पत्र सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस है वो 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था। उसके बाद 1684 में बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या की गई थी, पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1684 में। भारत का प्रथम अखबार जिसे 1781 में पेश किया गया था वो क्या था, द बंगाल गजट। द बंगाल गजट किसने लाया था, जेम्स ऑगस्टस हिग्गी ने। ठीक है। उसके बाद बात करें स्वतंत्र पत्रकारिता वाला पत्र जो था वो कलकत्ता जनरल था। स्वतंत्र पत्रकारिता का अर्थ कि ये बिना पक्षपात किए क्या करता था, निर्णय देता था अपने समाचार पत्र में। बात करें हम लोग प्रथम भारतीय हिंदी समाचार पत्र की, तो कौन सी थी, अदंड मार्तंड, जिसे जुगल किशोर जी ने लिखा था। भारतीय द्वारा जो पहला समाचार पत्र वो कौन सा निकाला गया, प्रकाशित किया गया, बंगाल गजट। कब, 1816 में। ये दो बंगाल गजट है और ये बंगाल गजट है। उसके बाद बात करें ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने सोम प्रकाश नाम का समाचार पत्र बंगाली भाषा में प्रतिपादित किया। आगे हम लोग बात करते हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन की। सामाजिक धार्मिक आंदोलन की जो शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी में हुई। इसके क्या कारण रहे हैं, इसमें भारत की स्थिति कैसी रही है, यूरोप से क्या तुलना की गई है, मुख्य मुद्दे क्या हैं, महान व्यक्तित्व क्या बात करते हैं। इसके जो कारण रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, प्रिंटिंग प्रेस का विकास। इससे क्या हुआ कि जो भी था तुरंत छप जाता था और बहुत ही जल्दी हो जाता था। इसी टाइम में रेलवे का भी विकास किया गया। ब्रिटिश शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्य शामिल के, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, भारत से क्या किया गया, रूढ़िवादिता को खत्म करने की कोशिश। अतीत की खोज की बात करें तो विवेकानंद जी के बारे में बताया गया। जब ये शिकागो सम्मेलन में गए थे तो इन्होंने अपने भाषण से सबको क्या कर दिया था, अतोशक्ति में चले गए थे। सब ये सोचने लगे कि हम कहाँ भारतीयों को ज्ञान देने गए थे, और ये भारत का जो एक व्यक्ति है पूरे पाश्चात्य शिक्षा को ज्ञान देके चला गया, ऐसा बोलते थे ये जो पाश्चात्य शिक्षा थे। जब इन्होंने शिकागो सम्मेलन में विवेकानंद जी का भाषण सुना उसके बाद, तो अतीत में क्या था, ये समृद्ध था। बात करें यूरोपियों से तुलना की, तो इस टाइम यूरोपियों की तुलना करें तो भारत में इस टाइम क्या था, रूढ़िवादिता था, शिक्षा पर धर्म का प्रभाव था, अंधविश्वास था, बाल विवाह
हो रहा था। सती प्रथा, नारियों को अपने उसके पति के मृत्यु के बाद पति के साथ ही जला दिया जाता था जिंदा। ठगी प्रथा था, शिशुवध था, लोकतांत्रिक मूल्यों का भारत में अभाव था। लेकिन इस टाइम भी यूरोप क्या था, रूढ़िवादी नहीं बल्कि प्रगतिशील स्थिति में था। शिक्षा इसका जो था तर्क और बौद्धिकता पर इसका शिक्षा क्या था, संबंधित था। अंधविश्वास था, अंधविश्वास यूरोप में नहीं बल्कि चर्च में था, जो कि बहुत थोड़े दिनों बाद उस वहाँ से भी खत्म हो गया। लोकतांत्रिक मूल्य बड़े पदे थे, यहाँ पे अभाव था, यहाँ पे भरे पदे थे। यहाँ पे बाल विवाह का निषेध किया गया था, सती प्रथा का निषेध था, शिशुवध का निषेध था, क्योंकि ये मानते थे कि सती प्रथा में जो है औरतों को जलाया जाता था, उनके विधवा होने में उनका कोई दोष नहीं है, इसलिए इन्होंने इनके यहाँ सती प्रथा नहीं था। आगे बात करें हम लोग राजा राम मोहन राय जी के बारे में। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनका जन्म 1772 में बंगाल के राधानगर में हुआ था। इनकी शिक्षा जो थी ये ब्रिटिश शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी, कहाँ पे, वाराणसी में। उसके बाद ये बंगाल के दीवान बने, ब्रिटिश दीवान बने, कहाँ पे, बंगाल में। 1811 में इनके अंदर वास्तविक परिवर्तन हुआ क्या था कि ये ब्रिटिश शिक्षा से पढ़े थे, इनके अंदर कोई मतलब भारत के लिए भावना वगैरह नहीं थी। ये क्या करते थे, सिर्फ किताबी ज्ञान में डूबे रहते थे, बाहरी ज्ञानों को नहीं देखते थे। लेकिन इनके अंदर वास्तविक परिवर्तन कब हुआ, 1811 में, जब इनकी भाभी सती बनी थी तब। आगे बात करें 1800, इसके बाद इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि 1814 से 15 में इन्होंने आत्मीय सभा का बैठाया। उसके बाद हिंदू कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद 1828 में जो इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, क्या कार्य किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसमें जो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था वो क्या था, दूसरे धर्मों पर प्रहार पर रोक। क्या किया जाता था ब्रिटिश के काल में, दूसरे धर्मों को रोका जाता था, प्रहार किया जाता था। लेकिन जो ब्रह्म समाज बना वो क्या कहता था कि दूसरे धर्मों पर प्रहार मत करो। इन्होंने बहुदेववाद का खंडन किया, एकेश्वरवाद पर इन्होंने बल दिया, पुरोहितवाद का भी खंडन किया। 1829 में विलियम बेंटिक से मिलकर क्या क्या, सती प्रथा का निषेध किया। क्या क्या, सती प्रथा का निषेध किया। समाचार पत्र निकाला, संवाद कौमुदी बंगाली में, प्रज्ञाचांद हिंदी में और मिरातुल अखबार पर्शियन लैंग्वेज में। आगे बात करें इनके हैं तुहफात उल मुवाहिदीन। उसके बाद जो दूसरा पुस्तक है ईसा के नीति वचन, और तीसरा हिंदू का उत्तराधिकार नियम। ये क्या थे, जो राजा राम मोहन राय ये ब्रिटिश शिक्षा और शासन के समर्थक थे। ये बोलते थे कि भाई तुम अभी बहुत पीछे हो, भले ही तुम आगे हो लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है, कमी है, किसकी, नैतिक मूल्यों की, सभी चीज़ों की, तो तुम ब्रिटिश शिक्षा ग्रहण करो, इसमें बुराई क्या है। आगे बात करते हैं हम लोग, ये क्या है, राजा राम मोहन राय ने क्या क्या उपाधियां प्राप्त की थी। तो देखिए इन्होंने राजा की, रॉय की, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, राष्ट्रवाद के पिता कहे जाते हैं, आधुनिक भारत के पैगंबर बोला जाता है इन्हें, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु माना जाता है इनको, और भारतीय इतिहास का सबसे चमकदार सितारा इनको कहा जाता है, युग दूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग दूत। 1833 में इनकी मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाती है, क्योंकि ये इंग्लैंड जाते हैं पेंशन बढ़वाने का सिफारिश लेकर और वहीं पर रह जाते हैं, और इनकी मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाती है। जिसके पश्चात जो है ब्रह्म समाज का जो अध्यक्ष है द्वारिकानाथ टैगोर बनते हैं। कौन बनते हैं, द्वारिकानाथ टैगोर। ये कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी। बात करें 1833 में ये अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद ब्रह्म समाज में तत्वबोधिनी सभा बनती है। उसके बाद 1843 में फिर इसके अध्यक्ष देवेंद्रनाथ टैगोर बनते हैं। उसके बाद केशव चंद्र सेन आते हैं 1857 में, ये ब्रह्म समाज के प्राचार्य बनते हैं। और बात करें ब्रह्म समाज, उसके बाद 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला तो आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर बनते हैं इसके संस्थापक, और दूसरा भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट। इसके तहत ये बहुपत्नी प्रथा का विरोध करते हैं और बाल विवाह का विरोध करते हैं। लेकिन इनकी जो ये नेटिव
मैरिज एक्ट है ये विफल रहती है, क्योंकि ये अपनी पुत्री का विवाह 11 वर्ष की उम्र में कर देते हैं और ये बहुपत्नी अपनी खुद के पास भी एक से ज़्यादा पत्नी रखे थे, इसलिए इनकी जो नीति है उनको किसी ने नहीं माना, इनके अधिनियम को नहीं माना गया। आगे हम लोग बात करें 1872 से 73 के काल में ये फिर 2 भागों में बट गया। कौन सा? जो इसके हाथ में था, देवेंद्र के हाथ में। तो इसके बाद बात करें ये भारतीय ब्रह्म समाज बना एक साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज के जो थे अध्यक्ष बने आनंद मोहन बोस बने। ये क्या करते थे? समाज सेवा में ज़्यादा ध्यान देते थे। और एक रामकृष्ण मिशन बना, ये क्या कहता था कि जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। आगे हम लोग बात करें दयानंद सरस्वती जी की, तो ये 1824 से 83 तक रहे। गुजरात में 1824 में दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था और ये शिव के उपासक थे। ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। वेदों की शिक्षा, घर से निकलने के बाद वेदों की शिक्षा इन्होंने मथुरा में विरजानंद स्वामी जी से प्राप्त किया था। इनके गुरु थे विरजानंद स्वामी। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, पाखंड खंडनी नामक पुस्तक लिखी। आगे बात करें हम लोग, आगे बात करते हैं 1855 में आर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसकी? आर्य साम्राज्य की। वैदिक संस्कृति एवं वेदों की ओर लौटो। उन्होंने क्या कहा कि वैदिक संस्कृति और वेदों की ओर लौटो। ये भारत केवल भारतीयों के लिए है। इन्होंने क्या कहा कि भारत केवल भारतीयों के लिए है, स्वदेशी शासन का कोई विकल्प नहीं है। समर्थन, इन्होंने किसका समर्थन किया? स्वराज का, स्वशिक्षा का, स्वधर्म का क्या क्या समर्थन किया। आगे बात करें, इन्होंने विद्रोह किसका किसका किया? ब्रिटिश शासन का विद्रोह किया, पाश्चात्य शिक्षा का विद्रोह किया। कहा कि स्व शिक्षा अपनाओ, अपने देश की शिक्षा अपनाओ। मूर्ति पूजा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, महिला शिक्षा पर जो रोक लगी थी उसका विरोध किया। जो वैलेंटाइन चिरोल है वो जो है भारतीय अशांति का कारण किसको बताते हैं? आर्य समाज को बताते हैं। क्या बताते हैं? कि भारत में जो अशांति फैली उसका कारण कौन थे? आर्य समाज थे। आगे बात करें, जो ये थे एक क्या करते थे? अव्यक्तिवादी अवधारणा के थे। कौन? ये बोलते थे कि निराकार ही ईश्वर है। ईश्वर क्या है? निराकार है। और 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे बात करें हम लोग, शिक्षा के स्तर पर विभाजन किया गया। इसके बाद इनकी मृत्यु के पश्चात एक लाया गया गुरुकुल पद्धति और एक दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की श्रृंखलाएं, जिसमें हरदयाल, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह रहे। और गुरुकुल पद्धति में स्वामी सहजानंद, स्वामी भट्टानंद, स्वामी मुंशीराम और लेखराम रहे। बात करें इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी आए। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ और 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े मानववादी थे। ये वेदांत दर्शन को मानते थे और वेदांत दर्शन में उपनिषदों के ज्ञान को सर्वोत्तम मानते थे। इन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा का समर्थन किया। कहा कि मूर्ति पूजा करो। पुस्तक इन्होंने लिखी, मैं समाजवादी हूँ, राजयोग, कर्मयोग, धर्मयोग, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और बात करें तो इन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया। कहा कि जो महिला हैं वो बहुत ही सृजनात्मक है, ये किसी भी काम को पूर्ण ढंग से करती हैं और जल्द ही सफलता प्राप्त करती हैं। उन्होंने धर्म में कहा, धर्म से क्या कहा? रूढ़िवादिता हटाओ। इन्होंने क्या किया? धर्म से रूढ़िवादिता हटाओ। उसके बाद इन्होंने भारत भ्रमण किया, जिसके बाद इन्होंने देखा कि यहाँ पे हर जगह गरीबी ही गरीबी है, लोग भविष्य के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो इससे क्या होगा? भारत आगे चल के अंधकार में हो सकता है। इसके बाद इन्होंने शुरू किया अपना अभियान। आगे बात करें हम लोग थियोसॉफिकल समाज की। इसके बाद थियोसॉफिकल समाज की बात करें तो जो थियोसॉफिकल समाज है, थियोसॉफिकल का जो शब्द अर्थ होता है क्या होता है? अनुसंधान। बात करें थियोसॉफिकल समाज की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में होती है। कौन करता है? तो इसके संस्थापक मैडम वालावत्स्की है। कौन? मैडम वालावत्स्की। उसके बाद कर्नल ऑनकोट और मैडम वालावत्स्की को इसका संस्थापक माना जाता है। इसका जो पहला ऑफिस रहता है वो मुंबई में रहता है। इसके बाद मुख्य जो
बनाया जाता है स्थानांतरित करके आरडीआर मद्रास में। उसके बाद 1907 में एनी बेसेंट आती है। एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी है। इसके बारे में एनी बेसेंट के बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। एनी बेसेंट क्या थी, इन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई। यहाँ पे तो जैसे देखिए थियोसॉफिकल समाज का, थियोसॉफिकल का अर्थ क्या है, अनुसंधान। इन्होंने किस पे अनुसंधान किया, प्राचीन धर्म एवं संस्कृति पर। और जो है रिसर्च करने के बाद इनको पता चला कि जो हिंदू धर्म है वो सबसे महान है। इन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को सबसे महान बताया। बात करें एनी बेसेंट ने सामाजिक धार्मिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने युवाओं के शिक्षा पर जोर दिया और राष्ट्रीय आंदोलन जो 1910 में उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात करें अब थोड़ा सा रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, तो देखिए रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 1836 में बंगाल में हुआ। 19वीं सदी के ये महान दार्शनिक थे। क्या थे, 19वीं सदी के महान दार्शनिक। कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर के ये पुजारी थे और ये मोक्ष योग भक्ति पर ज़्यादा बल दिया। उन्होंने क्या किया, मोक्ष योग भक्ति पर बल दिया। रामकृष्ण मिशन जो था, इनका जो रामकृष्ण मिशन था वो शिक्षा पर आधारित था। इनकी शिक्षा पर क्या थी, आधारित थी। रामकृष्ण मिशन इनकी शिक्षा पर आधारित थी। इसके बाद इनकी मृत्यु 1886 एडी में हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनी बेसेंट के बारे में और भी जितने महत्वपूर्ण है प्रार्थना समाज और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सबको कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल पे ताकि आपको नए नए अपडेट्स और वीडियो महत्वपूर्ण मिल सके।